नमस्कार, मैं गिरीश बब्बर। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर जी ने कह रहे कि उनको थप्पड़ मारा है। तो हम कुछ सवाल ऐसे ही मुद्दे उठाएंगे। आज हमारे साथ हैं सहारनपुर के जाने माने पत्रकार श्री मोनू कुमार जी। मोनू कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। अच्छा मोनू कुमार जी, जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो क्या, अभी एक घटना घटी है कंगना रनौत जी के साथ। वो कह रहे कि मुझे सीआईएसएफ की जवान ने थप्पड़ मारा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो गिरीश जी, पहले तो इस बात को हमें समझना होगा कि कंगना रनौत कोई छोटी हस्ती तो नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी मशहूर फिल्म अभिनेत्री रह चुकी हैं और अब सांसद भी है। अब जो हैं इस 2024 के लोकसभा चुनाव से हिमाचल के मंडी से वो सांसद चुन के आई हैं। और किसी भी चैनल ने या किसी भी पत्रकार ने कोई ऐसा वीडियो जो है वायरल नहीं किया जहां उनको थप्पड़ मारने का कोई वीडियो बना हो। हालांकि सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उन सीसीटीवी कैमरे की कोई फुटेज भी ऐसी कोई जारी नहीं हुई है जिससे कि ये प्रमाणित किया जाए कि उनको थप्पड़ मारा गया है सीआईएसएफ की जो महिला जवान है कुलविंदर कौर, उनके द्वारा। हालांकि उनके जो चाचा हैं जो पंजाब में रहते हैं, उनका कहना ये है कि जब वो एयरपोर्ट पर आई तो चूंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है सिक्योरिटी रीजन को लेकर, उन्होंने उनसे कहा कुलविंदर कौर ने कि आप अपना फ़ोन और ये जो पर्स है इसको स्कैनर पर रख दीजिए ताकि इसकी वेरिफिकेशन हो सके, इसकी जांच हो सके। लेकिन शायद उन्होंने अपना कोई एक रुतबा देखते हुए, एक एटीट्यूड देखते हुए कुछ ऐसी भावनाएं व्यक्त कर दी, कुछ ऐसी बात उस महिला कांस्टेबल को कह दी कि जिससे कि उनकी ईगो हर्ट हो गई हो और महिला ने या उनको बुरा लगा हो, या फिर वो जो महिला थी, जो जवान थी कुलविंदर कौर जो है, उनकी माताजी भी वहां पर जो है अभी जब ये किसान आंदोलन जो चल रहा था उसमें उन्होंने भी भाग लिया। तो गुस्सा आ ही जाता है। एक जवान है जब वो ऐसी स्थिति में, और कंगना रनौत जी ने ऐसे बयानबाजी जो की थी, शायद वो उससे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं गुस्से में थी या कुछ इस तरह की बात हुई होगी। हाँ। लेकिन मैं इस चीज को समझता हूं कि उन्होंने कोई भी इस तरह का, क्योंकि थप्पड़ मारना, एक थप्पड़ कांड जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। उस महिला को भी पता होगा जो एक ड्यूटी कर रही है, क्योंकि आज से तो वो ड्यूटी नहीं कर रही है, काफी सालों से वो इस फील्ड में है, इस नौकरी में है, और उनके बच्चे भी हैं, परिवार है, उनके खुद के पति भी इसी जॉब में हैं। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई कांड हुआ होगा। ये तो एक थोड़ा सा क्या है, मुद्दा जो चल जाता है पंजाब को लेकर। पंजाब की धरती एक ऐसी धरती है जहां सिखों का सबसे बड़ा जमवाड़ा है, क्योंकि सिखों ने इस भारत की हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए गुरु साहिबानों ने, अभी हमने एक शहीदी दिवस मनाया गुरु अर्जन देव जी का, और किस तरह से उनको जो है तख्ते तवे पर बिठाकर उनके ऊपर जो है गर्म पानी डाला गया, गर्म खोलता हुआ जो रेत डालकर उनको शहीद किया गया। तो इतनी कुर्बानियां देने के बाद आखिर हम क्या कहना चाहते हैं पंजाब के लोगों को, उन लोगों को जिनके पूर्वजों ने हिंदुत्व को बचाने के लिए, इस भारत की रक्षा करने के लिए, मुगलों से इसकी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और हम उनको आतंकवादी बताते हैं। तो ये तो कहीं तक भी उचित नहीं होगा। किसी के मान सम्मान को अगर हम ठेस पहुंचाएंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। चलिए, बात हुई थी कि भाई उसको थप्पड़ कांड हुआ है, तो थप्पड़ कांड हुआ है तो उसकी वीडियो दिखाइए, उसके साक्ष्य कहाँ हैं? आप बयान तो आप ही तो दे रहे हैं, कंगना रनौत जी बयान दे रही हैं, वीडियो के साक्ष्य दिखवा दीजिए। सीसीटीवी फुटेज है, पूरे एयरपोर्ट्स पे लगी होती हैं, सिक्योरिटी रीजन से भी लगी होती हैं, तो उनके साथ सिक्योरिटी भी थी, सब थी, तो वो कहाँ है? वो आज तक किसी ने फुटेज नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी, किसी चैनल ने कोई नहीं देखी। हाँ, फुटेज तो इसकी सत्यता मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई कांड हुआ होगा। हाँ, ऐसे ही जो किसान आंदोलन के नेता हैं राकेश टिकैत जी जी, उनका भी बयान सेम यही है कि भाई उसमें सिर्फ क्या है कि बहस है, या फिर वो कुलविंदर कौर जी बोलती दिखाई दे रही हैं। वो ये कहती दिखाई दे रही कि भाई आप जब किसान आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने एक बयान दिया था कि भाई यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हैं इस आंदोलन में, उनमें मेरी माता जी भी हैं। कि तो वो गुस्सा में 100 रुपए में ऐसी महिलाएं लाके बिठा दी जाती, तो वो गलत बयानबाजी है ना। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, जब ये प्रोटेस्ट बड़े चरम पर था और इस प्रोटेस्ट की वजह से करीब 750 लोगों की जान भी गई, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अपना जो ये निर्णय था कानून को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर, उसको वापस लिया।
तब तो बड़ी बड़ी बातें हर एक पत्रकार, हर एक चैनल कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसले कर दिए हैं। तो जब ऐतिहासिक थे तो वापसी क्यों लिए गए? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जो एक अहित था किसानों का। किसान, आज का जो किसान है वो रीढ़ की हड्डी है इस देश की। लोग कहते हैं किसानों के पास गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, ये। अरे आज का कोई भी छोटे से छोटा नेता, हम यहाँ तक कहें कि इतने बड़े बड़े नेता आज करोड़पति अरबोपति कैसे बन गए? कहाँ से उनके पास पैसा आ गया? जनता की सेवा करने के लिए वो यहाँ नेता बने थे, लेकिन आज अरबों खरबोपति बन गए हैं। तो क्या किसान अपनी फसलें बेचकर, मेहनत कर करोड़ों रुपए की जमीनों को उसमें खेती बाड़ी करके क्या वो नहीं अमीर बनेंगे? तो हर आदमी आज जो हम जो लोग पहले गरीब थे, आज वो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास थे वो ऊपर चले गए हैं। ये तो एक प्रकृति का नियम है, जो गरीब है वो अमीर होगा, इसमें कोई कहने की सुनने वाली तो बात नहीं। बिल्कुल, देखो किसान तो हमारे देश की रीढ़ है। अगर वही देखो वो अगर मेहनत नहीं करेगा, अपने खेत में फसल नहीं उगाएगा, तो हम खाएंगे कहाँ से? क्योंकि अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसके कारण हमें खाने को भोजन भी मिल रहा है। पूरे देश को जो ये 5-5 के 10-10 किलो जो अनाज बांटा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हम 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो ये किनकी वजह से है? ये एक किसान की वजह से तो है, किसान की वजह से है। तो देखा जाए तो एक किसान जो है हमारे देश के महान लोगों में से आते हैं। तो दूसरा सवाल ये है, जिससे कि अभी सरकार बनी रही है, ठीक है, कल मोदी जी ने शपथ ली और मंत्रालय भी बांट दिए। अच्छा, जो मंत्रालय पहले थे पिछली सरकार में, वो उन्हीं लोगों को उन्होंने वो सेम मंत्रालय दे। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो ये दो पार्टियां जिन्होंने जो गठबंधन में पहले से थी, जिसमें टीडीपी है और आपका नीतीश कुमार की पार्टी है, दोनों ये सीटें जीत कर आई हैं। लेकिन वो आई किस बेस पर? सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि वो गठबंधन जो एनडीए का गठबंधन था उसकी बदौलत ही जीत कर आई है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, सरकार बनी थी और उसमें गठबंधन जो हुआ था वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी और इनकी पार्टी में मिलके हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सेंध मारी की और पार्टी ने जो है पलटी मारी और सरकार वहां बदल गई। तो हालात ये हैं कि जो गठबंधन 2024 में एनडीए के साथ, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, इन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ा, तब जाकर इनकी ये सीटें आई हैं। अब इनको जो भी मंत्रालय दिया जा रहा है वो समझो कि इनको एक फ्री में ही मिल गया। लेकिन भाजपा से गठबंधन करने तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, इन्होंने इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा है। मोदी जी नहीं, एनडीए की जो सीटें आई हैं आप उस पर गौर फरमाइए, 292 सीटें एनडीए की आई हैं। तो ये एनडीए का तो पार्ट है, ये एनडीए का पार्ट है, ये एनडीए से अलग नहीं है। 240 जो सीटें हैं वो भाजपा की आई हैं। तो ये जीते थे तो ये 292 सीटें दिखा रहे थे, ये एनडीए के पार्ट है ना। इसका मतलब ये है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये पहले से एनडीए के पार्ट है। इनको पहले से पता था कि हमें समर्थन देंगे। तो एनडीए का जो पार्ट है, ये पार्टी की बदौलत तो अगर ये हट जाते हैं, अगर ये उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो एनडीए की घटकर सीट जो है वो 240 रह जाती हैं। ठीक है ना। तो वो 240 सीट भाजपा जो है अपने दम पर लाई है। और इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं, ये पहली जैसी सरकारें नहीं है। जैसे कांग्रेस जो है मिली जुली सरकार उनकी बनती थी कि किसी के 2 सांसद आए हैं तो उनको, जैसे एचडी देवेगौड़ा को बना दिया प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव को बना दिया, एक बार तो चौधरी चरण सिंह को बना दिया। तो ये इस तरह की सरकार नहीं है। ये मोदी का जो एक फैक्टर है, 240 सीट लाने का मतलब है, आप जानते हैं कि 15 साल मतलब 10 साल सरकार चलाने के बाद तो ग्राफ बहुत गिर जाता है। लेकिन मोदी की आज भी लोग चाहते हैं भाजपा को। अब ये कैसे चाहते हैं? पहले लोग कहते थे इस बार तो वो फार्मूला ही नहीं चला कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। इस बार तो किसी ने मुद्दा नहीं उठाया कि ईवीएम में गड़बड़ी है या ईवीएम से ये जीत गए हैं। तो जो ये रिपीट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वहां मोदी और अमित शाह, इन दोनों का ही फार्मूला चल रहा है। आप देखें कि प्रधानमंत्री की शपथ नरेंद्र मोदी ने ली
और उसके बाद जो है गृह मंत्री की जो है अमित शाह ने ली, और रक्षा मंत्री की जो है राजनाथ सिंह ने ली, और उसके बाद जो है फिर नितिन गडकरी हैं, फिर उसके बाद अब जो इनके जो मेन वो थे पार्टी के जो अध्यक्ष थे जेपी नड्डा, उनको भी मंत्रालय दिया गया, उनको भी मंत्री बनाया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं भाजपा अपने हिसाब से चलती है। अगर इसमें टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हट भी जाते हैं और नीतीश कुमार हट भी जाते हैं और जाकर उधर मिल जाते हैं एनडीए में, तो क्या होगा? सरकार बन जाएगी। इनमें फिर वही खलबली मचेगी, क्योंकि 99 सीट पर कांग्रेस सिमट गई। अगर कांग्रेस की सीटें भी अच्छी खासी आती तब जाकर कहीं लगता कि मजबूत दावेदारी पेश हुई है। नहीं, लेकिन कुल मिला के उनके भी 233 के आसपास बैठ रहे हैं। 233 गठबंधन है ना? हाँ, गठबंधन। लेकिन इनके 240 तो अकेले हैं। नहीं, 240 जरूर अकेले हैं। हाँ। अब कांग्रेस ने तो बोल दिया इनको कि आप हमारी तरफ आ सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं इंडिया गठबंधन के, आप जो भी मंत्रालय कहेंगे हम देंगे आपको। बिहार में लोकसभा स्पीकर भी आपका होगा। तो उधर से तो बिल्कुल खुला है, यहाँ पर आप आ जाइए। देखो इसका भी संशय बना है। अभी देखते हैं ये सरकार कितने दिन चलती है। हो सकता है कि कोई इस तरह की उठक पटक हो जाए, क्योंकि जैसे भाजपा करती आई है आज तक, हो सकता है कि कांग्रेस भी वही सब चाले चल जाए। ये तो आने वाला समय ही बताएगा ना कितने दिन ये सरकार चलती है। क्या इसका अभी तो जुमा 4 दिन हुए, 2 दिन ही हुए हैं। अभी तो मंत्रालय आज ही सब लोगों को मिला है और आज ही सब अपने मंत्रालय में गए। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। हो सकता है कि ये सही चलती रहे, हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। वैसे कितना टाइम ले सकती है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। 6 महीने, साल भर, 2 साल देखे तो सही सरकार कैसे चलती है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह से रात को मोदी जी अनाउंसमेंट करते थे कि सुबह ये होगा वो होगा, तो शायद ये अब नहीं होगा इस तरह का जो ऐलान मोदी जी को तो अपने हिसाब से चलने की आदत है। नहीं, अपने कैसे चलाएंगे गठबंधन की सरकार? उनको तो आदत ही नहीं है इस तरह की। उस तरह का नहीं रहने की आदत तो नहीं, दबाव में नहीं है, लेकिन उस तरह का नहीं कर पाएंगे जो वो पहले इंडिपेंडेंट कर जाते थे। इंडिपेंडेंट तो देखो अभी भी किया उन्होंने, अपने ही बीजेपी के लोगों को सेम रिपीट किया है उन्होंने। वो पहले से ही फार्मूला जब उन्होंने से अपनी जब ये शपथ ग्रहण समारोह से पहले एक मीटिंग उनकी जो हुई, उसमें सारी चीजें क्लियर की गई होंगी। ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने बिना उनके बातचीत किए या कुछ सलाह मशवरा किए बना दिया होगा या ये सब चीजें कर दी होंगी। सलाह मशवरा तो जरूरी होगा, नहीं तो सब अपना बिखर जाते। कहीं ना कहीं इस बात पर सहमति बनी होगी कि जो ये रिपीट है। अब आप देखो कि पहले बहुत से मंत्री ऐसे थे जो जीत कर आए थे लेकिन उनको नहीं दिया, मंत्रालय नहीं दिया। आज भी ऐसे लोग हैं जो रिपीट जीत के आए हैं। अजीत पवार जो थे उनके साथ थे पहले। देखिए जो अजीत पवार जी के सुर भी बदल रहे हैं। लेकिन उनकी कितनी सीटें आई हैं? एक सवाल तो इस पे भी है ना, क्या करेंगे एक सीट को? कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे एक सीट लेकर? एक सीट से होता क्या है? एक सीट तो चंद्रशेखर आजाद की भी है, तो क्या हो जाएगा इससे? अच्छा, एक सवाल और है। जैसे यूपी में इतना बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन इस बार बीजेपी की 33 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी की 37 सीटें, और कांग्रेस की 6, आरएलडी की 2 और चंद्रशेखर की 1। जी ठीक है। ये इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ है? मतलब बीजेपी हाशिए पे क्यों आई यहाँ पे? देखो इसके कई कारण हैं। अभी चुनाव से पहले जो क्षत्रिय समाज का जो विरोध था, अच्छा, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। क्षत्रिय समाज ने जो ये महापंचायतें की हैं, ये पूरे देश में इसका असर देखने को मिला। हुआ क्या था, लोगों में ये भ्रांति फैली थी जो क्षत्रिय समाज के लोग थे कि 400 सीट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तानाशाही चलाएंगे। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाए, क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वहां पर किसी और को बना दिया गया। इसी तरह से उत्तराखंड में चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री को हटाकर वहां पर धामी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह हरियाणा में खट्टर जी को हटाकर वहां दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो यहाँ पर भी यूपी में यही कयास लगाए जा रहे थे, जो जानकारी मिली थी कि यहाँ से जो है योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। तो उसका एक अंदर ही जो एक रोष जो है वो क्षत्रिय समाज में पनपने लगा, और उसका काफी विरोध जो है वो चुनाव से पहले देखने को भी मिला। महापंचायतें हुई, ननौता में एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई जिसमें क्षत्रिय समाज ने अपना पूरा बिगुल बजा दिया।
कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, और उसी का रिजल्ट है कि ये जो चुनाव है बड़ा ही विचित्र देखने को मिला। आपको पता होगा कि 2022 में बसपा ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और एक सीट वो जीत पाई। इतनी बड़ी पार्टी विधानसभा के अंदर, इतनी बड़ी पार्टी और 2 सीट जीत पाई। और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, जिसमें से 5 सीटें जो हैं वो अखिलेश यादव जीत पाए, 10 सीटें जो हैं मायावती जीत पाई थी, बसपा वो गठबंधन के सहारे। लेकिन इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जो लेकर आई है कांग्रेस वो था संविधान को बचाने की मुहिम, जिसमें मायावती जी की पार्टी जो है बसपा पार्टी अपने दम पर अकेले लड़ी। अब उनका क्या फार्मूला था, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं गठबंधन से लड़ रही हैं, भाजपा जैसी पार्टी इतने सारे लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है देश में, और कांग्रेस जैसी पार्टी कितने लोगों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। अरे मायावती जी, आप क्या मतलब किस तरह से भी तो होगा ना, किस तरह का कॉन्फिडेंस। उनकी मुहिम थी कि मैं दलित और मुस्लिम गठ जोड़ के सहारे जो है बहुत सारी सीटें मैं यूपी में लेके आ जाऊंगी, लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मुस्लिमों ने उनका साथ दिया, अभी उनका बयान आया था, लिखित बयान में उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों ने साथ नहीं दिया। तो कुल मिलाकर सोचना चाहिए, परिस्थिति के आधार पर जो दलित समाज है वो दोनों तरफ गया। पहले दलित समाज क्या था, वो मायावती की तरफ कन्वर्ट होता था, बसपा की तरफ कन्वर्ट होता था, तो उसका जो है सीधा सीधा फंडा जो था मुस्लिम वोट बढ़ जाता था, और इधर भाजपा हिंदूवादी जो पार्टी है उसका सारा एक तरफ वोट बैंक चला जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार करीब 50% वोट जो है बसपा का वो गठबंधन को गया, मुस्लिमों का 90% वोट वो बसपा को गया, तब गठबंधन को गया, तब जाकर इतनी सीटें अखिलेश यादव लेके आए हैं। देखो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा मायावती जी को कि लोकसभा चुनाव में 0 खाता भी नहीं खुल पाया, इतनी बड़ी पार्टी यूपी की। तो यानी आप इसको सिर्फ जो ठाकुर समाज में रोष था बीजेपी की इतनी कम सीटें आने का कारण वही मानते हैं, कुछ और भी हो सकता है? और भी कारण हैं बहुत सारे। जैसे आपने बताया कि रोजगार को लेकर युवाओं का जो एक देखिए दलित वोट हो या कोई भी हो चला गया नहीं गठबंधन में, नहीं इंडिया गठबंधन में गया। देखो उसमें क्या था, पूरा का पूरा वो उधर चला गया, जो इधर कभी जो है भाजपा को भी मिलता था, ऐसा नहीं है, भाजपा को भी मिलता था। लेकिन इस बार जो ना तो नौकरी मिली, युवा कहाँ जाएगा पढ़ने लिखने के बाद, बीकॉम बीए मतलब किसी भी तरह की कोई भी एजुकेशन लेने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ नहीं मिल रहा था। ऊपर से जो ये अपना अग्निवीर आपने बना दिए हैं, हर आदमी चाहता है, गरीब से गरीब व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा फौज में चला जाए। उस बच्चे की भी एक लगन होती है कि मेरे पास पैसा तो है नहीं, फिजिकली टेस्ट पास करके और मैं जो है 8वीं या 10वीं 12वीं जो भी उसने किया है वो फौज में चला जाता था। लेकिन फौज में जाने के बाद भी उसको मिल क्या रहा है, अग्निवीर जो योजना चलाई है, 4 साल बहुत नहीं है नौकरी, 4 साल नौकरी 4 साल में बता रहे थे कि एक तो तनख्वाह आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, ठीक है, क्या मिलेगी, 22-23 हजार पे, अच्छा 25 हजार पे सैलरी, और बता रहे थे, मुझे बताया गया था कि कम से कम 20 से 22 लाख रुपए रिटायरमेंट होने के बाद मिलेंगे, जिससे कि मोदी जी कह रहे थे कि आप अपना उससे अपना काम खोलिए। अपनी छाती पे गोली खाने के बाद उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो, अपनी पूरी जवानी, एक बच्चे का पीरियड होता है 16 साल से लेकर और 22 साल तक उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है, वो कुछ भी कर गुजर सकता है। लेकिन उसके बाद वो एक डाउनफॉल में आता है, उसका जो एक जोश है वो तो सारा आपने 4 साल में ले लिया, उसके बाद वो क्या करेगा। आने वाला समय आपको क्या लगता है, अभी जो देश में महंगाई है वो कितनी हाई लेवल पर महंगाई है, एक मिडिल क्लास आदमी, एक गरीब आदमी अपना गुजारा कैसे करता है, ये ना तो राजनेताओं को पता है और ना ये धन्ना सेठों को पता है, ये उसी को पता है जो इस काम को कर रहा है। एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाने का मतलब है आप कितना फीस मानते हैं, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, तो हर एक आदमी एक मतलब जहां सरकारों को करना चाहिए था वहां तो सरकार कर नहीं रही है। शिक्षा, चिकित्सा, ये एक मुद्दे होते हैं, बेसिक मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। भाजपा हमेशा राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ती है, श्री राम के नाम पे चुनाव लड़ती है, हिंदू के नाम पर चुनाव लड़ती है। अरे आपने जो काम किए हैं आप उसके दम पर चुनाव लड़िए ना। लेकिन आजकल तो मोदी जी जय जगन्नाथ बोल रहे हैं, तो जगन्नाथ वो पलटी मार गए हैं
क्योंकि राम के नाम पे वोट नहीं मिला, अयोध्या में ही हार गए। 10 साल तो उन्होंने देखो वोट लिया ही है, 10 साल सरकार चलाई है राम जी के नाम पे। अब वो राम जी के नाम पे तो वोट नहीं मिला ना, अयोध्या में एक दलित जो गठबंधन से खड़े हुए थे उनको लोगों ने जिता दिया, लेकिन वहां पर भी बहुत गलत हुआ है। जो गरीब लोग थे जिनके आशियाने तोड़ दिए गए राम मंदिर बनाने के, जी अयोध्या की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ राम मंदिर बनाने के दौरान जो है लोगों के घर तोड़ दिए गए। अरे आप उनका घर तोड़ के आप तो खुद लोगों को जो है मकान देने की बात करते हैं, तो आप उनको पहले मकान दे देते कहीं, फिर उनका तोड़ देते, तो कम से कम आप वहां जीत तो जाते। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है यूपी के अंदर। और सबसे बड़ी जो बात है वो कहीं ना कहीं वो जो क्षत्रिय समाज की नाराजगी है वो एक सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है। दूसरा जो है आपका संविधान को बचाने का मुद्दा जो कांग्रेस ने चलाया था, उसमें लोगों ने पूरा जो है जोर लगाया और उस पर एक यकीन उनको हुआ कि हाँ ऐसा हो सकता है। देखिए आज जो हालत है वो पहले जैसी नहीं है, क्योंकि जब चुनाव चल रहा था, चुनाव से पहले मोदी जी किसी भी रैली में जा रहे हैं, बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए थे, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। बिल्कुल गठबंधन कहाँ है? ना एनडीए है, ना भाजपा है, ना उस होल्डिंग पर किसी जिस भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर भाजपा का है या बड़ा लीडर है, किसी की फोटो नहीं है। मोदी जी अपने अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते थे, अपने आप को उठा था। हाँ, तो ये अपने आप को ही जो सब कुछ मान लेगा तो दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? उम्मीदवार की फोटो नहीं थी, तो कोई वही चीज है ना। अगर यहाँ इस सहारनपुर से किसी हमें भाजपा को वोट देना है और वहां पर उम्मीद हम किसके साथ उम्मीद लगाएं? डायरेक्ट प्रधानमंत्री से थोड़ा ना बात कर लेंगे, बात तो सांसद से की जाएगी। अगर कोई गली मोहल्ला या सड़क निर्माण है या गांव है, शहर है या कस्बा है, कहीं पर भी किसी चीज की कोई समस्या आएगी तो किसको कहा जाएगा? जो जनप्रतिनिधि होगा, जो सांसद चुनकर आएगा उसको कहा जाएगा, डायरेक्ट मोदी जी को कहा जाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा फैक्टर था इसमें नाराजगी बहुत बड़ी देखने को मिली। सहारनपुर की सीट आपको पता ही है, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद जी बहुत ही बड़े अंतर से इस बार जीते हैं, जो कि लगातार कई वर्षों से हारते आ रहे थे। लगभग 20 साल से वो लगातार हार, 17 वर्षों के बाद वो बने हैं। तो जो ये जीत है कांग्रेस की, ये यहाँ की जो जनता है, पब्लिक ने जिन वोट दिया है इमरान जी को, उन्होंने इमरान जी को वोट दिया है या कांग्रेस को वोट दिया है, या फिर इसके पीछे क्या कारण है? देखो इसमें सबसे बड़ी बात है, ना तो इमरान को वोट मिला ना ही कांग्रेस को वोट मिला, वोट मिला है गठबंधन को। क्योंकि आप देखो कि सहारनपुर में अभी तक के लोकसभा चुनाव जो हुए हैं, पिछली बार हाजी फजलुर रहमान जो हैं बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। क्योंकि सहारनपुर एक ऐसी जगह है जहां पर दलित और मुस्लिम गठजोड़ बहुत बड़े लेवल पर है। क्योंकि गाँव के अंदर जो ये समीकरण बनते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, देहात क्षेत्र हैं, वहां पर मुस्लिम और दलित इनका गठजोड़ बहुत बड़ा है। तो भाजपा बहुत मुश्किल से यहाँ सीट जीत पाती है, जहां पर लेकिन जहां पर दलितों का वोट कन्वर्ट होता है वहां पर भाजपा सीट निकाल सकती है, अदरवाइज नहीं। ये आपको सोचना होगा, क्योंकि अगर जातिगत समीकरण किया जाए ना तो उसमें कहीं ना कहीं सहारनपुर की सीट में दलितों की वोट जो है वो बहुत मायने रखती है। वो एक तरफा जो वोट जो पड़ता है, हाथी को पड़ता है, तो वो इस बार जो है संविधान को बचाने की मुहिम में और आपका यहाँ पे भी संविधान को बचाने की देखो हर बच्चा इमरान तो पहले भी 2 लाख 2.5 लाख वोट लेके आते थे, लेकिन इस बार गठबंधन हुआ, उसका सारा का सारा मुस्लिम जो वोट है, मुस्लिम वोट टोटली गठबंधन को पड़ा, जिसमें कांग्रेस का भी मुस्लिम वोट है, उसमें आपका सपा का भी है, और आपका उसमें जो है बीएसपी का जो वोट बैंक था मुस्लिम, वो बसपा को ना जाके गठबंधन को गया। बिल्कुल, ये बात तो आपकी बिल्कुल। और दूसरी बात इसमें क्या है, इस बार का चुनाव जो है बहुत अलग चुनाव था। लोगों में भाजपा को लेकर बहुत गुस्सा भी था, महंगाई को लेकर, और इतने बड़े ऐतिहासिक जो फैसले हैं। आप मुस्लिम को तो देखिए कि मुस्लिम तो टारगेट होता है, भाजपा सीधे से टारगेट करती है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया कि मंगलसूत्र वाला जो बयान है उनका, तो ये मतलब ये किस तरह की चीजें हैं। तो लोगों में जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समुदाय है, कहीं ना कहीं उसमें आपकी जायदाद लेके
अब कुछ भी वो जो भी बयानबाजी उन्होंने की है वो उसका फर्क तो पड़ता ही है, ज्यादा बच्चे पैदा हाँ, करते तो फिर हालांकि भाजपा ने जो ये मुफ्त अनाज का जो सबसे ज्यादा फायदा है वो मुस्लिमों को दिया है। और जो ये 6,000 रुपए बच्चे के मिलते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, जब बच्चा होता है, प्रेग्नेंट होती है महिला, तो सबसे ज्यादा उसका लाभ मुस्लिम महिलाओं को ही मिलता है। आप देखिए कि जो आयुष्मान योजना है उसमें भी ज्यादातर लाभ किसको मिला? मुस्लिमों को, क्योंकि 6 लोगों की आपने घर से मांग की है कि 6 लोग होने चाहिए, राशन कार्ड में 6 का नाम होना चाहिए। अब हिंदुओं में क्या है, एक मियाँ, एक बीवी और 2 बच्चे, एक बच्चा या 3 बच्चे, 5 से ऊपर क्रॉस ही नहीं करता। तो उसका लाभ ज्यादातर जो है वो उन लोगों ने उठाया, मुस्लिम समुदाय ने उठाया। लेकिन फिर भी उसके बाद आप बयानबाजी उनके खिलाफ करते हैं तो वो सब किया धरा जो है वो मिट्टी हो गया। मकान भी वही सबसे ज्यादा वो मुस्लिमों को, क्योंकि उनके जो नेता हैं वो पीछे लग के और अपना काम करा लेते हैं, तो वो सारा जो लाभ था वो मुस्लिमों को मिला। लेकिन आपने वो ये 2 शब्द बोल के वो सारा मिट्टी कर दिया, अपना सारा किया धरे पे सब पानी फेर दिया। ये कितनी बढ़िया खीर बनाई, खीर बनाने के बाद रेत डाल दिया तो किरकिरी हो गई। तो इसलिए जो मुस्लिम समुदाय है वो गठबंधन के साथ चला गया। और उसके बाद जो है इमरान मसूद ने एक रणनीति खेली जहां पर क्षत्रिय समाज भाजपा से नाराज था। क्षत्रिय समाज का जिला अध्यक्ष कांग्रेस का बनवा दिया। मुजफ्फर अली कांग्रेस में जिला अध्यक्ष थे मुस्लिम समाज के, उनको हटवा के तुरंत उन्होंने एक जो उसके क्या कहते हैं जिला अध्यक्ष थे क्षत्रिय समाज के, उनको बनवा दिया। उसका सारा वोट उन्होंने खींच लिया सहारनपुर से, सहारनपुर का जी, सहारनपुर का जो जिला अध्यक्ष बने हैं वो क्षत्रिय समाज के हैं। तो उन्होंने वो जो यहाँ का जो वोट था वो इधर खींच लिया। इधर खींचने के बाद जो दलित वोट था वो भी उधर चला गया, क्योंकि यहाँ पर सहारनपुर के राहुल भारती हैं, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने भी जोर लगाया, अपने क्षेत्र का भी जोर लगाया, वैसे तो पूरे यूपी में जोर लगाया, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं भागीदारी इसमें देखने को मिलती है। राहुल जी की, राहुल भारती अच्छा तो बड़े नेता हैं, मतलब अब यूपी में अच्छे छाए हुए हैं, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जो हैं अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं सहारनपुर के रहने वाले हैं, तो लोगों में अवेयरनेस तो देंगे। और उसके बाद जो है जो राहुल गांधी जी ने जो बयान किए हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, उन्होंने बहुत सारी चीजें युवाओं के लिए की हैं, नौकरी दी जाएंगी, इतना सब कुछ दिया जाएगा। मैनिफेस्टो उनका था, भाजपा ने तो मैनिफेस्टो ही नहीं दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों ने, अच्छा 10 साल भी तो हो गए थे ना, 10 साल बाद करवट बदलनी चाहिए थी, तो वो करवट बदली है, लेकिन उतनी नहीं बदली जितनी बदलनी चाहिए थी। तो ये अच्छा, ये भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार ज्यादा नहीं चलेगी, और ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि भाई मोदी जी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि कुछ दिन चला के सरकार ये दोबारा हो सकता है चुनाव कराएं। नहीं, चुनाव कराने का मतलब तो आप समझते हैं ना कितना करोड़ों रुपए बर्बाद होता है। भैया 5 साल के लिए चुने गए हैं, अगर आप गठबंधन के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं तो चलाइए, नहीं चलाएं तो दूसरे बना के बैठ जाएंगे। तो ये तो इनके ऊपर निर्भर करता है ना। अब वो जो एक उसको क्या कहें कि अपनी मनमानी जो मोदी जी करते आ रहे थे कि रात को उन्होंने अनाउंसमेंट किया 8 बजे की ये हो गया वो हो गया, वो शायद नहीं होगा। सरकार आपकी चलेगी, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चलेगी। अगर नहीं चलनी होती तो अभी इसमें बखेड़ा हो जाता, कम से कम 1-2 साल तो चलेगी। उसके बाद भविष्य में क्या होगा किसको क्या पता क्या होना है। हालांकि 75 साल का जो है भाजपा का अपना एक रूल है कि 75 साल के बाद रिटायर होना पड़ता है। मोदी जी के 1 साल और बचा है, 74 वर्ष के वो हो गए हैं, 1 वर्ष और वो सरकार चला लेंगे। उसके बाद हो सकता है कि किसी और को सीट दे दी जाए, किसी और को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए। नितिन गडकरी जी हैं शायद लाइन में, लेकिन नितिन गडकरी जी को पहले ही सफाया करने की कोशिश जो है वो कर दी थी। ये तो आरएसएस के हस्तक्षेप के बाद ये काम हुआ है। नितिन गडकरी ने जो ये हाईवे बनाए हैं काफी अच्छे काम उन्होंने किए हैं, अच्छे नेता हैं, बड़बोले नहीं है, बयानबाजी तारीफ करता है, बयानबाजी उल्टी सीधी नहीं करते हैं, अपने काम पर ध्यान लगाते हैं। तो वो सब चीजें हैं। आप देखते हैं कौन उसके मोदी जी के बाद होगा। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि योगी जी जो हैं काफी प्रचलित हैं और लोग उनको चाहते भी हैं, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद वो अमित शाह जी उनको बनने दे, क्योंकि अभी तो सीनियर लीडर हैं उसमें। लोग जो हैं वो ये कहते हैं, लेकिन हालांकि सीनियर लीडर भी हैं अभी राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं और भी बहुत नेता हैं। बिल्कुल, तो वो सारी चीजें देखनी होगी, भाजपा उसे देखेगी। और क्या अभी जो है बहुत सारी चीजें हैं जो
अपना आरएसएस के मोहन भागवत ने भी अपनी बात में कही है, मणिपुर का उन्होंने जिक्र किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहे हैं मोदी सरकार को, भाजपा की सरकार को संदेश भी दे रहे हैं कि अगर आप इन चीजों को नहीं परिवर्तित करेंगे, नहीं अपने आप को बदलेंगे, तो आने वाले समय में जनता आपको बदल देगी। वो संकेत दे दिए उन्होंने। बिल्कुल, हाँ उन्होंने दिए, मैंने भी सुना है वो संकेत, वो दे दिए उन्होंने, और बहुत वायरल हो रहा है। हाँ, तो कहीं ऐसे तो अच्छा, एक बात बताइए, इन्होंने अभी संकेत दिए, मणिपुर की घटना जो है वो पिछले एक साल से चल रहा है जी, इनको पहले नहीं आना चाहिए था मोहन भागवत जी को? ऐसा है, पहले भी ये बातें हो रही थी, लेकिन वो पर्दे के पीछे हो रही थी। जिस तरह से चुनाव भाजपा लड़ती है बूथ बूथ जाकर, क्योंकि उनके साथ जो यूथ है, जो महिलाएं हैं, वो इतनी कैंपेन करती हैं, गली गली घूमती हैं, गले गले जाकर प्रचार करती हैं, ऐसा शायद ही कोई पार्टी करती हो। पहले कभी कांग्रेस करती थी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो मेहनत भाजपा करती है, हाँ, वो कोई नहीं करता। बिल्कुल, ये अगर बात 240 सीटें लेके आए हैं तो मेहनत की गई है ना। बिल्कुल, ये भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत करते हैं, जो जमीन पे करते हैं, उनके अंदर एक लगन है, एक जोश है, ये वो अपना काम छोड़कर भी उन्हीं की बदौलत। हाँ, तो फिर ये दूसरी पार्टी क्यों नहीं करती? दूसरी पार्टी, मायावती की पार्टी कहाँ करती है? उनका तो कोई नेता ही सड़क पे नहीं दिखता, कांग्रेस का कोई नहीं नजर आता। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें काउंट करना पड़ेगा। कांग्रेस ने अपने दम पे इस बार 99 सीटें ली। परिवर्तन समय की मांग रहती है, तो वो बहुत जरूरी होती है। कांग्रेस है, सपा है, राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है इस बार, बहुत मेहनत की। राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत की है, प्रियंका जी ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर वो यहाँ पहुंचे हैं। और थोड़ी और मेहनत हो जाती तो और ज्यादा आगे पहुंच जाते, क्योंकि जो चीजें यहाँ इमरान मसूद का अपना एक चेहरा, मुस्लिम वोट, इस बदौलत जो है कांग्रेस यहाँ से सीट निकालने में जो है सफल रही। कैराना की जो सीट है, वहां प्रदीप चौधरी का जो सांसद रहे हैं तत्कालीन भाजपा के, उनका विरोध रहा काफी। वो कहीं ऐसे जगह हैं जहां गए ही नहीं है। और इकरा हसन जो हैं, जो गठबंधन की प्रत्याशी हैं, बड़ी शालीनता वाली बेटी हैं और बाहर से पढ़ लिख कर आई हैं, एक लॉ करके आई हैं। मतलब लोग भी चाहते हैं कि कोई अलग से और बंदा आए, ताकि पता तो चले कि उसने 5 साल क्या किया, दूसरा 5 साल क्या करेगा। अगर आपको कहा जाए कि भाई आप राजनीति ज्वाइन कर लें, या आपके मन में है, तो आप किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? देखो गिरीश जी, मैं तो एक पत्रकार हूँ, लेकिन समय और हालात किस तरफ बदलते हैं ये समय ही बताएगा। अभी तो मेरा कोई इरादा कहीं किसी पार्टी में जाने का नहीं है, क्योंकि देश के हालात इस तरह के हैं कि किसी भी पार्टी को आप उठा के देख लीजिए। केजरीवाल जी की पार्टी है, अच्छी सी निखर के आई थी, दिल्ली में सरकार बनाई, 2 बार सरकार बनाई, उसके बाद पंजाब में सरकार बनाई, अब एलिगेशन लग गए हैं, तो मुख्यमंत्री जी खुद जेल में हैं। तो अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि किस पार्टी में जाया जाए। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको कहूँगा कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद निखर के आए हैं, उन्होंने भीम आर्मी शुरू की थी, और भीम आर्मी शुरू करने के बाद आज वो अपने दम पर बिना किसी खर्चे के, बहुत सी पार्टियां करोड़ों रुपए लगाकर पार्टी का चुनाव लड़ती हैं और अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाती हैं और जीतती हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे आदमी हैं जो बिना पैसे के अपने समाज के दम पर 5 लाख के करीब जो है उनको वोट मिला है, और बसपा को वहां सिर्फ 14-15 हजार वोट मिला, जबकि नगीना जो सीट है वो बसपा की मानी हुई सीट है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने बिना पैसे के और अपने दम पर और अपने लोगों के दम पर चुनाव लड़ा और जीत कर आए। कहाँ इतनी बड़ी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, काशीराम जी के टाइम से चली हुई पार्टी, आज हाशिए पर है। मतलब समाज के ही लोगों ने नकार दिया, वोट परसेंट घटा है बहुत ज्यादा। चंद्रशेखर आजाद, इस तरह की पार्टियां आगे आने वाले समय में पता नहीं किसके साथ गठबंधन करके कितना आगे पहुंच जाए, कोई कह नहीं सकता। लेकिन मेरा तो अभी कोई इरादा ऐसा पार्टी किसी भी पार्टी में जाने का या किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का कोई विचार नहीं है। अभी तो मैं सीख रहा हूँ, है ना, क्योंकि सीखते ही रहना चाहिए। बिल्कुल, आदमी हमेशा सीखता ही है, चाहे वो कितना भी तजुर्बा हो जाए जी। क्योंकि हर आप कोई भी स्टेप लेंगे उस पर कुछ ना कुछ परेशानियां हमारे सामने आती हैं और नई नई परेशानियां आती हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने अभी मोनू जी के विचार जाने, आज की जो राजनीति है और इनसे हमने पूछा, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना,
वीडियो को लाइक और शेयर करना, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दिया करो कमेंट बॉक्स में। और आगे भी हम मोनू जी से चर्चा करते रहेंगे अलग अलग विषय पर। राजनीतिक मुद्दों पर ही हम इनसे चर्चा करेंगे और सामाजिक मुद्दों पर। तो आगे भी आप देखते रहिएगा और हमें बताइएगा कि मोनू जी से हम किस मुद्दे पे बात करें, तो फिर इनसे उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।